हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप। और ग्रुप की डेफिनेशन के साथ साथ हम इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। अबिलियन ग्रुप क्या होता है ये भी हम देखेंगे। अब आप सभी को तैयारी में जुट जाना है, क्योंकि अब फॉर्म भरने का डेट भी आ चुका है और परीक्षा का डेट तो आ ही चुका है पहले से। तो अब आपको एकदम अच्छे से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और अब मैं भी प्रयास करूंगा कि मैं डेली वीडियोस बनाऊं और आप तक बहुत ही यानी कि सर्वश्रेष्ठ जो सामग्री हो वो आप तक मैं पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ग्रुप यानी कि समूह। समूह अर्थात ग्रुप समझने से पहले हम दो तीन परिभाषाओं को अच्छे से समझेंगे, फिर हम ग्रुप को अच्छे से समझ पाएंगे। बहुत सारी बातें मैंने बोर्ड पर नहीं लिखी हैं क्योंकि जगह कम था, तो मैंने मुख्य मुख्य बातों को, जैसे कि जो डेफिनेशन है उसको मैंने लिख दिया है। लेकिन समझाते समय मैं पूरी बातों को आपको समझाऊंगा, आपको पूरा अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला जो शब्द आता है वो है बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अब ये बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है ध्यान से देखिएगा। आप कोई भी, मान लो आपके पास एक एस, एक नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, एस क्या है? एक अरिक्त समुच्चय है। अब कोई ऑपरेशन है, मान लो उस ऑपरेशन का नाम आप कुछ भी दे दो, मान लो आप स्टार कह रहे हो या और कोई भी नाम आप इसको दे सकते हो। तो इस स्टार नाम के ऑपरेशन को आप बाइनरी ऑपरेशन कब कहोगे? इस स्टार नाम के ऑपरेशन को मैं एस में बाइनरी ऑपरेशन तब कहूंगा यदि मैं एस के कोई भी दो एलिमेंट को लूं और उन दोनों एलिमेंट के मध्य ये ऑपरेशन लगाऊं, अर्थात इस संक्रिया द्वारा मैं उन दोनों एलिमेंट्स के मध्य वो कार्य करूं जो कार्य इस संक्रिया द्वारा परिभाषित किया जा सकता हो। ये जो संक्रिया है वो जरूरत के हिसाब से, समुच्चय के हिसाब से, कभी प्लस, कभी गुणा, कभी माइनस, कुछ भी हो सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी स्टार लिखे। ये स्टार, स्टार मतलब अब हम, मान लो मैं प्लस लिख देता तो आप बोलते सर प्लस ही क्यों लिखे हो, माइनस क्यों नहीं लिखे, गुणा क्यों नहीं लिखे, भाग क्यों नहीं लिखे। इसलिए मैं पर्टिकुलर कुछ नाम न दे करके मैंने स्टार लिख लिया। ये जरूरत, समय और सेट के हिसाब से, अपने हिसाब से वो बदलता जाएगा कि आप किस समय कौन सा सेट ले रहे हो, कहाँ पे कौन से सेट की बात चल रही है। आव्यूह अर्थात मैट्रिक्स का समुच्चय ले रहे हो या संख्याओं का ले रहे हो या बहुपदों का समुच्चय ले रहे हो, उसमें आप संक्रिया को किस तरह परिभाषित कर रहे हो, गुणा है कि भाग है कि यूनियन है कि इंटरसेक्शन है। जब आप समुच्चयों का परिवार लोगे तो आप वहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन की बात करोगे, तो वो उस हिसाब से फिर ये स्टार का जो मतलब है वो बदलता जाएगा। तो हम आपको ये बतलाना चाहते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन, ये जो स्टार हमने लिया हुआ है वो बाइनरी ऑपरेशन कब कहलाएगा? यदि एस के कोई भी दो मेंबर लेता हूँ, मान लो ए बी, और उनके मध्य ये स्टार ऑपरेशन लगाता हूँ, अगर मान लो मैं, ठीक है, तो स्टार ऑपरेशन लगाने के बाद जो चीज मेरे को बन के मिलेगी, ठीक है, जैसे हम दो एलिमेंट्स के बीच आप कुछ भी ऑपरेशन लगाते हो, मान लो प्लस माइनस लगाते हो, तो उन दोनों का हिसाब किताब करके कोई नई चीज बनती है। जैसे 5 और 3 के मध्य अगर मैं प्लस लगाया तो मुझे 8 मिलेगा, कुछ नया चीज बन के मिलेगा। तो अगर कोई जो नई चीज जो आपको बन के मिल रही है ये वापस आपको एस में ही शामिल होती हुई अगर दिखाई दे रही है, अर्थात आपको लग रहा है कि सर हमको जो नया एलिमेंट मिला है वो एस में बिलोंग करता है, तो आप समझ जाइए कि वो जो ऑपरेशन है वो एस में बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि सर वो तो एलिमेंट जो हमको नया मिल रहा है वो उस सेट में शामिल होता हुआ नहीं नजर आ रहा है, तो समझ जाइए कि वो फिर ऑपरेशन जो है वो उस सेट में बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय अर्थात सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में आप देखेंगे कि प्लस वाला जो ऑपरेशन है, प्लस, वो एक बाइनरी ऑपरेशन है। क्यों? आप कोई भी दो ठोक प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ के देखो, आपको पुनः एक प्राकृतिक संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आसानी से कह सकता हूँ कि ये प्लस वाला जो ऑपरेशन है अर्थात एडिशन जो है वो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में एक बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि इन्हीं भी दो प्राकृतिक संख्याओं के मध्य प्लस अर्थात जोड़ने वाला ऑपरेशन लगाने पर, अर्थात जोड़ने पर, अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो किन्हीं भी दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने पर हमें पुनः एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। लेकिन यदि इसी सेट में, यदि इसी सेट एन में अगर मैं माइनस वाला ऑपरेशन लूँ अर्थात सब्ट्रैक्शन वाला लूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये माइनस वाला जो ऑपरेशन है यानी सब्ट्रैक्शन का जो ऑपरेशन है वो इस समुच्चय में, नेचुरल नंबर्स के सेट में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो आप कहेंगे सर क्यों नहीं है?
मान लो 5 में 3 को घटाते हैं, यानी दो नेचुरल नंबर्स में से मतलब दो नेचुरल नंबर के मध्य अगर अपन माइनस का चिन्ह लगाते हैं, फिर इनको सॉल्व करते हैं, तो हमको तो पुनः एक नेचुरल नंबर प्राप्त हो रहा है सर। फिर आप क्यों कह रहे हैं कि माइनस वाला ऑपरेशन यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है? तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने 5 में से 3 घटाया, भाई 3 में से 5 घटा के देखो ना, अब कितना आ रहा है आपके पास? -2 आ रहा है। क्या ये -2 नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है। तो मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि आप किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर्स के लिए वो बात सच होनी चाहिए। 5 में से 3 को घटाने पर आप बता रहे हो नेचुरल नंबर है, लेकिन 3 में से 5 को घटाने पर जो चीज मिल रही है वो तो नेचुरल नंबर नहीं है ना। तो इसलिए ये माइनस वाला जो ऑपरेशन है वो एन में बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, जो बात हम कहने जा रहे हैं कि बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के लिए, किन्हीं भी दो, आप गिने चुने कुछ एक चुनिंदा एलिमेंट्स के बीच बताएंगे कि इसको घटाने पर नेचुरल नंबर मिल रहा है, तो हम नहीं मानेंगे। आपको किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के लिए वो बात को सच करके दिखाना होगा। देखो ना, 3 5 के लिए सच नहीं हो रहा है। हर कोई भी दो नेचुरल नंबर में से अगर आप छोटे में से बड़े को घटाओगे तो माइनस वाला नंबर मिलेगा। ऐसे अनगिनतों उदाहरण आपको मिल सकते हैं जिसमें आपको दो एलिमेंट के बीच वो ऑपरेशन लगाने पर आपको माइनस में मिलेगा, और जबकि माइनस वाला नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं कहलाता। ये -2 डज नॉट बिलोंग्स टू एन, इसलिए माइनस वाला ऑपरेशन एन में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप अगर एक और एग्जाम्पल सुनना चाहते हैं तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल देने को तैयार हूँ। मैं डस्टर देख लेता हूँ, ये रहा डस्टर। चलिए अब देखो, क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, अर्थात सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में प्लस वाला जो ऑपरेशन है, ठीक है, अर्थात एडिशन, जिसको हम लोग बोलते हैं योग, ये यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है। क्योंकि किन्हीं भी दो, अब क्या है, ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, तो किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य अगर आप प्लस चिन्ह लगाएंगे, अर्थात उन परिमेय संख्याओं को अगर आप जोड़ते हैं तो आपको पुनः एक परिमेय संख्या मिल जाएगी। निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है, ठीक है। लेकिन यही प्लस वाला ऑपरेशन अगर आप अपरिमेय संख्याओं के मध्य लगाते हैं, क्यू कॉम्प्लीमेंट्स, उसको मैं लिख देता हूँ, क्यू कॉम्प्लीमेंट्स मतलब आर माइनस क्यू। आर माइनस क्यू मतलब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से अगर आप परिमेय संख्याओं के समुच्चय को हटाते हैं या घटाते हैं तो आपको मिलेगा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। और इसी समुच्चय में अगर आप सोचें कि सर यहाँ पर जो एडिशन वाला ऑपरेशन है अर्थात प्लस वाला ऑपरेशन है वो यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं, तो उत्तर है नहीं। सोचो, यही प्लस वाला ऑपरेशन रैशनल नंबर्स के सेट में बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दो अपरिमेय संख्याओं का योग जरूरी नहीं कि फिर से वो आपको एक अपरिमेय संख्या मिलेगा, ठीक है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। जहां कंफर्म न हो कि मिलेगा ही, ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर्स वाले में आपने देखा कई सारे ऐसे एग्जांपल्स थे जिसमें ऑपरेशन लगाने पर आपको नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा था। वैसे ही अब आप देखो ना, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लिया 5 + √3। अब याद रखो ये कौन सी संख्या है? 5 + √3। ये परिमेय और ये अपरिमेय दोनों के योग से अपरिमेय बनता है, ये पूरा अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। और एक दूसरा इर्रेशनल नंबर लिया 5 - √3। अब दोनों को जोड़ के देखो, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर √3 कट जाएगा, 5 5 10 आ जाएगा, और 10 एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। तो आप देखो ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, अर्थात ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, लेकिन दोनों का योग परिमेय। तो साफ साफ पता चल गया ना, दो अपरिमेय को जोड़ने पर परिमेय मिल रहा है, जबकि बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए दो अपरिमेयों को हम जोड़ने पर हमेशा एक अपरिमेय मिलना चाहिए था, नहीं मिल रहा है, तो ये इसमें बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है, अर्थात द्विचर संक्रिया। बाइनरी ऑपरेशन को बोलते हैं द्विचर संक्रिया। क्या होती है अभी अपन ने समझ लिया। अच्छा, अब हम आते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में। ये सारी जो डेफिनेशंस हैं वो आप बुक में देखेंगे, आपको शुरुआत में दिखाई देगी, उसके बाद ग्रुप शुरू होता है। हमने पहले ग्रुप यहाँ पे लिख दिया, लेकिन ये सारी बातें मैं आपको बिल्कुल समझाता चलूँगा, एक एक पॉइंट विथ एग्जांपल्स बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा, और आप बिल्कुल जुड़े रहिए, समझते रहिए।
अब देखो मैं आपको एक बहुत बढ़िया वाली बात बता रहा हूँ कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बीजीय संरचना। ठीक है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, आपने मान लिया, आपने एक मान लीजिए आपके पास टी नाम का कोई नॉन एम्प्टी सेट है, सेट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, तो मैंने टी नाम का कोई नॉन एम्प्टी सेट लिया। अब मैं इसमें एक बाइनरी ऑपरेशन इक्विप्ड करा रहा हूँ, अर्थात इसको अब मैं सुसज्जित कर रहा हूँ, सजा धजा रहा हूँ, इसको मैं सजा रहा हूँ। ठीक है, और उसको इस तरीके से लिखा जाता है। देखो जब जब मैं केवल नॉन एम्प्टी सेट लिख रहा था तो टी लिख रहा था, टी। लेकिन अब मैं उसमें कोई बाइनरी ऑपरेशन लगा रहा हूँ, अब उस बाइनरी ऑपरेशन मान लो स्टार है, अब उसको मैं इस तरीके से लगाऊंगा, तो अब ये जो है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बन गया। पहले ये केवल नॉन एम्प्टी सेट था, अब ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बन जाने के बाद वो कुछ न कुछ नियमों का पालन करता है। हो सकता है वो एक ही नियम हो सकता है 2 नियम हो सकता है 3 नियम, 4 नियम, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अलग अलग संख्या में वो नियमों का पालन कर सकते हैं, और उसी हिसाब से उसका नाम अलग अलग रखा जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा ग्रुप, फिर आपने पढ़ा होगा रिंग, फिर आपने पढ़ा होगा इंटीग्रल डोमेन, फिर आपने पढ़ा होगा फील्ड। और ग्रुप में भी अगर अपन देखें तो ग्रुप के 4 नियम होते हैं जो भी अपन देखने वाले हैं, लेकिन चारों नियमों में से अगर कोई एक का बस पालन करे तो ग्रुपॉइड, फिर सेमी ग्रुप, फिर मोनोइड, फिर ग्रुप। फिर इन चारों के अलावा अगर एक नियम और है क्रम नियम, उसका भी पालन कर रहा है, तो उसको अपन बोलेंगे पांचों नियम का, चारों के साथ साथ एक और क्रम नियम, पांचों नियम का पालन करने पर उसको अबेलियन ग्रुप बोलेंगे। तो नियमों का, कितने नियमों का पालन कर रहे हैं उस हिसाब से फिर उस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का नाम अलग अलग रखा जाता है। तो ये था एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बन गया। वो पहले केवल नॉन एम्प्टी सेट था। इसको सरल शब्दों में याद रखने के लिए ऐसा समझ सकते हो कि जैसे ये कोई व्यक्ति है, ये अकेला है, अब इसको, ये जब तक वो अकेला है तब तक उसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, बहुत बिंदास है वो। लेकिन जैसे ही इसको किसी के साथ बंधन में बांध दिया गया, अब उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई। अब देखो उसके साथ कोई बंधन में बंध गया है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बन गया है वो। पहले नॉन एम्प्टी सेट था, अब वो एक स्ट्रक्चर बन गया है, क्योंकि साथ में हमने उसके क्या बांध दिया है, एक बाइनरी ऑपरेशन बांध दिया है, एक बीजीय संरचना बांध दी है। अब वो बिंदास नहीं है, अब उसको कुछ जिम्मेदारियां मिल गई हैं। हो सकता है जिम्मेदारियां अभी कम है, बाद में बढ़ जाएंगी, तो जिम्मेदारियों को वो पालन कर, जिम्मेदारी मतलब कि नियम्स। ठीक है, तो हर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में अलग अलग संख्या में वो होते हैं, क्या बोलते हैं, नियम होते हैं, एक्सिम होते हैं, लॉज होते हैं या रूल्स होते हैं, जो भी आप समझना चाहें। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के साथ अगर हम एक बाइनरी ऑपरेशन इक्विप्ड करा देते हैं तो वो बन जाता है कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो अभी अपन चलते हैं। अच्छा, ग्रुप क्या है, तो ग्रुप भी एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, अर्थात अब आप समझ गए होंगे कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बतलाने के लिए या समझाने के लिए हमको 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक नॉन एम्प्टी सेट अर्थात अरिक्त समुच्चय, और दूसरा जरूरत पड़ता है हमको बाइनरी ऑपरेशन का अर्थात द्विचर संक्रिया का। तो बस ग्रुप कोई बड़ी भारी चीज नहीं है, वो भी एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, अर्थात उसमें एक नॉन एम्प्टी सेट रहेगा। जी, जी नाम इसलिए हमने दिया क्योंकि हम ग्रुप बतलाना चाह रहे हैं, तो जी, और साथ में है एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आप इसको क्या कहने जा रहे हैं, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, इसका मतलब ये कुछ जिम्मेदारियों वाला हो गया है, कुछ नियमों का पालन करेगा, तभी ये ग्रुप कहलाएगा। अब ग्रुप होने के लिए जिन जिम्मेदारियों को परिभाषित किया गया है, गणितज्ञों ने जितनी जिम्मेदारियों के बारे में, जिम्मेदारी मतलब नियम के बारे में सरल शब्दों में हम समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जितने नियमों के बारे में बतलाया गया है ग्रुप होने के लिए, अगर उन सभी नियमों का ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर पालन करता है तो ये ग्रुप कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। अन्यथा नहीं कहलाएगा तो क्या कहलाएगा, तो उसके हिसाब से वो डिपेंड करता है कि कितने नियमों का पालन कर रहा है, उस हिसाब से उसका अलग अलग नाम रखा गया है। धीरे धीरे सब समझेंगे। सबसे पहले हम इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं और इन चारों नियमों को भी देखते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। और an algebraic structure G star where G is a non-empty set and star is the binary operation on G is said to be a group if it satisfies the following axioms.
ठीक है। तो जी स्टार एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है जहां जी एक अरिक्त समुच्चय है और स्टार उसमें कोई बाइनरी ऑपरेशन अर्थात विचर संक्रिया परिभाषित है। और इसी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को आप ग्रुप कहेंगे। कब कहेंगे? कब कहेंगे? जब ये 4 नियमों का पालन करेगा। 4 नियम होते हैं। तो चारों नियम का हमने बकायदा नाम भी दे रखा है। ये नाम है और उनको G1, G2, G3, G4 से हमने उसको दर्शा दिया है। तो पहला नियम जिसको हमने G1 कहा, वो G1 क्या है? क्लोजर एक्सिम अर्थात संवरक अभिग्रहित। संवरक अभिग्रहित क्या होता है? संवरक अभिग्रहित में आप जी के कोई भी 2 एलिमेंट्स लेंगे और उन दोनों एलिमेंट्स के बीच वो बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो यहाँ पे कोई भी 2 एलिमेंट्स लेंगे और उनके बीच वो बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो पुनः वो किस में बिलोंग करना चाहिए? जी में बिलोंग करना चाहिए। और ये बात सच होनी चाहिए कि इन्हीं गिने चुने 2 एलिमेंट्स या चुनिंदा 2 एलिमेंट्स के लिए नहीं, बल्कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, अर्थात जी के किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स के लिए ये बात सच होनी चाहिए कि जब कभी आप 2 एलिमेंट्स लोगे जी में से, दोनों के बीच बाइनरी ऑपरेशन लगाओगे तो वो पुनः जी में बिलोंग करेगा। ठीक है, पहला नियम आपको समझ में आ गया। चिंता ना करो, ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने केवल शॉर्ट में लिख रखे हैं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा फुल डिटेल में, आपको बहुत मजा आ जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा। चलिए दूसरा नियम G2 को बोलते हैं एसोसिएटिव एक्सिम अर्थात साहचर्य अभिग्रहित। इसका अर्थ यह है कि आप जी में से कोई भी 3 एलिमेंट ले लीजिए। ठीक है, कोई भी 3 एलिमेंट ले लो। अब देखो यहाँ आपको क्या नजर आ रहा है? यहाँ पे नजर आ रहा है कि सर पहले आप ए और बी के बीच में ऑपरेशन लगाए हो, बकायदा ब्रैकेट लगा दिए हो, फिर उसके साथ इसमें ऑपरेशन लगाने पर जो चीज आपको मिलेगी उसके साथ आप सी का ऑपरेशन लगा रहे हो, सी का काम कर रहे हो। ठीक है, तो दूसरी तरफ आप क्या लिखे हो? बी और सी के बीच आप ऑपरेशन लगा दिए हो, बकायदा ब्रैकेट लगा दिए हो, फिर जो चीज यहाँ मिलेगी ए का फिर उसके साथ आप ऑपरेशन लगाए हो। तो दोनों में फर्क है। आप देखो यहाँ पे ए और बी के बीच ब्रैकेट लगाए, यहाँ पे बी और सी के बीच ब्रैकेट लगाए, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। ये क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, इस नियम का अगर पालन होता है, काम अलग अलग हो रहा है लेकिन मान सेम आ रहा है, मान मतलब वैल्यू सेम आ रही है। काम कैसे अलग अलग हो रहा है? ए और बी के बीच पहले काम होकर सी के साथ काम हो रहा है, यहाँ पे बी और सी के बीच पहले काम होकर फिर ए का उसके साथ काम हो रहा है। तो काम अलग अलग हो रहे हैं लेकिन वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि साहचर्य नियम का पालन हुआ। ठीक है, तो तीसरा है G3 को बोलते हैं आइडेंटिटी एक्सिम अर्थात तत्समक अभिग्रहित। इसका मतलब यह है कि जी के प्रत्येक अवयव ए के लिए एक अवयव जिसका नाम है ई, उसका अस्तित्व इस प्रकार होना चाहिए कि जब कभी ए में आप ई के साथ वो ऑपरेशन लगाएं या क्रम पलट करके ई स्टार ए करें, तब आपको ए ही मिलना चाहिए। अर्थात ई कैसा काम कर रहा है? ई तो उस एलिमेंट में लगने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं डाला, वापस ए आपको दिया। तत्समक, तभी तो इसका नाम है तत्समक अर्थात उसी के समान, यानी कि ई एक ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर वापस आपको वही वाला एलिमेंट मिलेगा, और इसलिए ई को अपन बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, और चौथा है G4 इनवर्स एक्सिम अर्थात प्रतिलोम अभिग्रहित। जी के प्रत्येक अवयव ए के लिए देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी, अर्थात एक ऐसे अवयव जिसका नाम ए इनवर्स है, उसका सिर्फ इस प्रकार होना चाहिए कि जब कभी ए और ए इनवर्स के बीच हम वो ऑपरेशन लगाएंगे तो अपने को मिलना चाहिए ई कौन है? आपको पता है, ई आइडेंटिटी एलिमेंट है। देखो ए स्टार ए इनवर्स करो या ए इनवर्स स्टार ए करो, आपको वापस क्या मिलना चाहिए? ई मिलना चाहिए। ठीक है, और ऐसी स्थिति में वो ए इनवर्स कहलाता है इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो आपको याद रहेगा चारों अभिग्रहितों का, चारों नियमों का पालन अगर वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर करता है तो वो कहलाएगा ग्रुप। अगर मान लीजिए वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इन तीनों का पालन नहीं किया, सिर्फ पहले नियम का बस पालन कर रहा है, सिर्फ G1 का बस पालन कर रहा है और बाकी का पालन नहीं कर रहा है, तब तो ग्रुप नहीं कहलाएगा। तब उसको क्या नाम देंगे सर? उसको कहेंगे ग्रुपॉइड। क्या कहेंगे? ग्रुपॉइड। ठीक है, अगर वो सिर्फ G1 और G2 का पालन कर रहा है, बाकी 2 का पालन नहीं कर रहा है, सिर्फ G1 और G2 का पालन कर रहा है, ठीक है, अर्थात क्लोजर एक्सिम और एसोसिएटिव एक्सिम का पालन बस कर रहा है। ठीक है, 4 में से तीसरा चौथा नहीं कर रहा है, पहला और दूसरा बस कर रहा है, तो उसका नाम हो जाएगा सेमी ग्रुप। इसी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को हम कहेंगे सेमी ग्रुप। ठीक है, और अगर वो G1, G2, G3 तीनों का पालन कर रहा है, चौथे नंबर के नियम का पालन नहीं कर रहा है,
तो ये कहलाएगा मोनोइड। क्या कहलाएगा? मोनोइड। ठीक है, अगर वो चारों नियम का पालन कर रहा है, चारों नियम का पालन करने पर हम उसको कहेंगे समूह, ग्रुप। और अगर वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इन चारों नियमों का पालन करने के साथ साथ एक और नियम है जिसको हम कह रहे हैं G5। ठीक है, और वो क्या बोलते हैं, जो पांचवा नियम है वो है क्रम विनिमय नियम। ठीक है, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। तो उसके अनुसार जब कभी जी में से आप दो एलिमेंट लोगे तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, अर्थात क्रम बदलने पर मान न बदले। ए स्टार बी करोगे तब भी उतना ही आएगा जितना कि बी स्टार ए करोगे तब आएगा। तो क्रम विनिमय इसी को बोलते हैं। ठीक है, अगर इसका भी पालन होता हुआ दिख रहा है, इन चारों नियमों के साथ साथ इस पांचवें नियम का भी पालन हो रहा है, तब उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ग्रुप। तो है ही, चारों नियम का पालन कर रहा है तो ग्रुप तो है ही, लेकिन चारों के साथ साथ एक एक्स्ट्रा नियम है उसको भी पालन कर रहे हैं, तो इसका स्पेशल नाम रखेंगे अबेलियन ग्रुप। ठीक है, तो अबेलियन ग्रुप हिंदी में उसको आवेली समूह बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से इन बातों को चिंतन मनन कीजिए। चलिए, अब हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं। हम एक एक को चेक करेंगे कि इनमें से कौन कौन ग्रुप है, कौन कौन ग्रुप नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ग्रुप नहीं हैं, तो बारी बारी से चेक करते हैं। सबसे पहले जेड प्लस को देखते हैं, अर्थात सेट ऑफ इंटीजर्स, और यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एडिशन है, प्लस। ठीक है, तो आप चारों नियमों को फटाफट आप अपने मन में सोच सकते हैं कि क्या दो इंटीजर्स, अब आप यूं समझिए कि हमारे पास ना ये स्टार की जगह पे प्लस है। ठीक है, हमको ऑपरेशन प्लस लेना है, दो अवयवों के बीच में वो प्लस लगाना है। वो अवयव कहाँ से लिए जाएंगे? उसी समुच्चय से, सेट ऑफ इंटीजर से लिए जाएंगे। और फिर आप चेक कीजिए कि क्या वापस, मतलब उनको जोड़ने पर वापस वो जेड में बिलोंग करेंगे कि नहीं करेंगे। ये आप सोचिए, मन ही मन सोचिए, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। तो किन्हीं भी दो इंटीजर्स को जोड़ने पर वापस एक इंटीजर मिल जाता है। आप एग्जाम्पल अपने मन में, क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है ना, ये तो इंटीजर्स है, इसमें प्लस माइनस का कोई व्यवधान नहीं है, कोई चिंता नहीं है। प्लस इंटीजर भी होते हैं, माइनस इंटीजर भी होते हैं, जीरो इंटीजर भी होते हैं। तो आप बिंदास चारों नियम इसमें लगा के देख सकते हैं, क्योंकि ये प्लस वाला ऑपरेशन है इसलिए इसमें साहचर्य नियम का कोई खतरा नहीं है, साहचर्य नियम भी बराबर पालन होगा उसका। ठीक है, और आइडेंटिटी एक्सिम, यहाँ पे तत्समक अवयव मिलेगा अपने को शून्य। शून्य को आप किसी में भी जोड़ोगे तो वापस वही संख्या प्राप्त होती है। और रही बात इनवर्स की, तो इनवर्स क्या होगा आपको पता है? अच्छा, एक और बात, यहाँ पे हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अभी मैं आपको बताया कि भाई यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन हमने लिया वो स्टार है, और जगह के हिसाब से अर्थात समुच्चय के हिसाब से उसका स्वरूप बदलता रहेगा, है कि नहीं? तो मतलब कुछ भी हो सकता है स्टार की जगह में, देखो ना, प्लस डॉट सब दिख रहा है आपको। फिर ये मैट्रिक्स का एडिशन आ गया, फिर ये गॉसियन इंटीजर्स आ गया। तो सेट के हिसाब से हम क्या डिफाइन कर रहे हैं वो अलग से डिपेंड करेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा आप सभी, जब मेरे पास अगर मान लीजिए कि किसी भी ग्रुप में, या यूं कहिए किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में मैं ऑपरेशन अगर प्लस का लेता हूं, प्लस प्लस मतलब एडिशन, उस समय आप समझ जाना कि यहाँ पे जब मैं चेक करूंगा क्लोजर एक्सिम, तो ए स्टार बी की जगह मैं ए प्लस बी लिख के चेक करूंगा, यहाँ से प्लस प्लस हो जाएगा। अब जब मैं बोल दिया हूँ कि भैया वो एडिशन वाला ऑपरेशन है, योग वाला ऑपरेशन है, तो एकदम निश्चित रूप से आप ये समझ जाना कि सर फिर आइडेंटिटी एलिमेंट के जगह पे हमको उसके रूप में क्या लेना है? जीरो लेना है। शून्य को बोलते हैं तत्समक अवयव। ठीक है, अगर ये साधारण योग है तो शून्य जो होगा आपका तत्समक अवयव होगा, क्योंकि शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ने पर वापस वही संख्या मिलती है। तो वो ई के स्थान पर आप शून्य समझना, अगर ये साधारण योग है तो। ठीक है, और दूसरा मतलब इनवर्स के बारे में सुनिए। यहाँ पर हमने इनवर्स को क्या लिखा? ए इनवर्स। ए इनवर्स, ए के ऊपर में -1 दिख रहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए आपने ऑपरेशन के रूप में साधारण योग लिया हुआ है, तो किसी भी एलिमेंट के इनवर्स, जिसको आपने यहाँ पे
ए इनवर्स का है वही ए इनवर्स का स्वरूप बदलकर यहाँ पे माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि किसी भी एलिमेंट में उसके इनवर्स को, इनवर्स मतलब अगर ये उसके नेगेटिव को कहिए, ठीक है, ए है तो माइनस ए जोड़ने पर आपको तत्समक मिलेगा, या अगर माइनस ए है तो उसमें प्लस ए जोड़ने पर आपको तत्समक मिलेगा। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने ऑपरेशन के रूप में प्लस लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है, प्लस, तो तत्समक अवयव होगा 0 और प्रतिलोम अवयव होगा ए का माइनस ए, माइनस ए का ए, ठीक है, ए के ऊपर में -1 नहीं, माइनस ए, ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ, ये मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ, वो तो लिखने के लिए हमने यहाँ पे वहाँ पे लिखा, क्योंकि हमको वहाँ पे क्लियर नहीं था ना कि प्लस है करके, इसलिए हमने वहाँ पे ए का इनवर्स ए के घात में -1 करके दिखाया है, ठीक है, लेकिन ऑपरेशन क्या है उस हिसाब से उसका स्वरूप बदलता जाएगा। हाँ, अगर मैं प्लस की जगह पे गुणा वाला ऑपरेशन लेता अर्थात मल्टीप्लिकेशन लेता, तब मैं किसी भी एलिमेंट के इनवर्स को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अर्थात किसी भी एलिमेंट के इनवर्स को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अर्थात गुणन प्रतिलोम का कहता, और तब मैं जो जैसे योग के लिए मैं माइनस ए लिखा हूं ना, तब मैं माइनस ए नहीं लिखता बल्कि ए के इनवर्स को ए के पावर में -1 करके लिखता है, ऐसे ही लिखता। और उस समय जैसे आइडेंटिटी एक्सिम में अभी बताया आपको कि प्लस वाले ऑपरेशन में आपको आइडेंटिटी एलिमेंट 0 लेना है, और 0 को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी जो एडिशन के समय जो आइडेंटिटी इस्तेमाल करते हो वो एडिटिव आइडेंटिटी, योज्य तत्समक। और अगर आपके पास ऑपरेशन गुणे वाला हो तो उसके लिए आप गुणन तत्समक इस्तेमाल करोगे, जिसको 1 बोलेंगे, याद रखो। प्लस में आइडेंटिटी 0 और गुणे में आइडेंटिटी क्या होगा, 1 होगा, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखियो। उस समय ये प्लस नहीं होगा, उस समय गुणा हो जाएगा, उस समय माइनस नहीं होगा, उस समय ए इनवर्स होगा, उस समय 0 नहीं होगा, उस समय 1 होगा। देखो कितने सारे बदलाव हो गए, जहाँ प्लस है वहाँ गुणा, जहाँ माइनस है वहाँ ए इनवर्स, जहाँ 0 है वहाँ 1, ठीक है, इतने सारे बदलाव हो गए, और ये सब आपको ध्यान रखना है। तो ये चारों नियम अगर आप लगाओगे ना और चेक करोगे तो ये बिंदास आप चेक करके देखिएगा, ये ग्रुप आ रहा है, ये ग्रुप है कि नहीं है, ये ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है, ये डॉट मतलब प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, तो भैया जेड में आप मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगा के सोचोगे और कहोगे कि सर क्या ये ग्रुप है, तो आप खुद 2 मिनट सोचो, बताओ ये ग्रुप है कि नहीं है। बाहर बहुत बारिश हो रही है इसलिए लाइट बार बार गोल हो रही है, तो इसको मेरे को ऐसे, आप ठीक दिख रहा है। तो चलिए आप बताइए कि ये ग्रुप है कि नहीं है। तो सोचिए सोचिए सोचिए, ये ग्रुप है कि नहीं है। आप एग्जाम्पल लेके सोचिए। देखो जब तक हम सोचेंगे नहीं ना तब तक हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी। जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तब आपको लगेगा कि हाँ सर अब थोड़ा समझ में आ गया। अब आप कहेंगे सर सोचने के लिए क्या है, चारों नियम लगा के देखना पड़ेगा। किन्हीं भी दो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन वापस एक इंटीजर होता है। मैं बोलूंगा ठीक है, ओके, खुश, चलो पहला नियम ओके हो गया। एसोसिएटिव लॉ आप बोलेंगे, एसोसिएटिव एक्सियम, तो ये भी फॉलो करेगा, बिल्कुल गुणे का काम है, तो ये वाला हो जाएगा, ओके है। तीसरा क्या है, आइडेंटिटी एक्सियम, तो सर गुणा है, मल्टीप्लिकेशन है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वो 1 होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मैं बोलो चलो वो भी ठीक है, 3 पड़ाव पार कर लिया, चौथे पड़ाव में आके अटक जाएगा ये। क्यों? अब आपको बोलूंगा भैया किसी भी एलिमेंट, मान लो 5 है तो 5 का इनवर्स क्या होगा, तो याद रखियो किसी भी एलिमेंट का इनवर्स वो एलिमेंट होता है जिसको उस एलिमेंट के साथ लगाए जाने पर तत्समक अवयव मिल जाए। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होगा, 1 होगा। और 1 प्राप्त करने के लिए मैं आपसे अगर पूछूं कि बेटा 5 में अपन किसका गुणा करेंगे, तो आप बोलेंगे सर 5 में तो हम 1/5 का गुणा करेंगे, तब हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। लेकिन वो जो 1/5 है उससे पूछो क्या तुम इंटीजर हो, तो वो बोलेगा नहीं मैं इंटीजर नहीं हूं। इसका मतलब यहाँ पर 3 नियमों का पालन तो हो गया सर, चौथे नियम का पालन नहीं हो रहा है। एलिमेंट्स के इनवर्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि एलिमेंट्स के इनवर्स जो हैं वो बटे के रूप में मिलेंगे, वो इंटीजर नहीं होंगे, वो रैशनल नंबर हो जाएंगे सर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसलिए ये ग्रुप नहीं है, इसको आप बहुत अच्छे से समझिए।
तीनों नियमों का पालन कर रहे हैं तो ये मोनोइड बन गया, मोनोइड बन गई है, ग्रुप नहीं बन पाया, मोनोइड बन गया, ग्रुप नहीं बन पाया। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन चीज अभी आप समझ रहे हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब Q प्लस ग्रुप है कि नहीं है, आप चारों नियम चेक करके देख लीजिए। ये बहुत बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रुप है। दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या है, साचर्य अभिग्रहित का पालन होगा। दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या है, मतलब मैं संवरक नियम की बात कर रहा हूँ, ओके है यहाँ पे। साचर्य नियम का पालन होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस वाला ऑपरेशन है तो आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो योज्य तत्समक रहता है, जीरो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो शून्य यहाँ पे तत्समक अवयव मिल रहा है, शून्य परिमेय संख्या है, क्यू में शामिल होता है। इससे तीसरा नियम भी ओके है, चौथा नियम भी ओके है। क्यों ओके नहीं है? हर धनात्मक परिमेय संख्या के लिए ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है, या हर ऋणात्मक के लिए धनात्मक होती है, जिनको योग करने पर आपको तत्समक अवयव मिलता है, योज्य तत्समक मिलता है। तो ये ग्रुप है, ये ग्रुप है कि नहीं है, ये ग्रुप है कि नहीं है। अब आप बोलेंगे सर ये तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, जो बात जेड में जिस कारण से अटक गई थी वो कारण यहाँ पे क्लियर है, क्योंकि जेड में अपने को एलिमेंट्स, इनवर्स एलिमेंट्स जो थे वो बटे के रूप में मिल रहे थे, परिमेय संख्या थे, ऐसी परिमेय संख्या थे जो पूर्णांक नहीं थे, इसलिए ये ग्रुप नहीं बन पाया। ये तो खुद आपने परिमेय संख्याओं का समुच्चय लिया है, वो बात तो नहीं अटकेगी। मैं कहूँगा ठीक है, लेकिन एक जगह पे आकर बात अटक जाएगी। अब आप कहेंगे सर कैसे? मैं कहूँगा आपसे, मेरे को आप शून्य का गुणन प्रतिलोम बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर जैसे 5 का गुणन प्रतिलोम 1/5, क्योंकि 5 गुणित 1/5 करने पर 1 आता है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आता है। तो 0 का गुणन प्रतिलोम क्या 1/0 लिखोगे आप, और ये बोलोगे कि हाँ देखो सर गुणा करने पर 1 आ गया। ये अपरिभाषित होता है, इसलिए याद रखो कि सबका, सभी परिमेय संख्याओं का आपको गुणन प्रतिलोम अर्थात 1/2/3 का 3/2 मिलेगा, 17/4 का 4/17 मिलेगा, सबके इनवर्स एलिमेंट मिल जाएंगे सिवाय जीरो के। जीरो का इनवर्स एलिमेंट नहीं मिल रहा है क्योंकि 1/0 अपरिभाषित है, इसलिए ये ग्रुप न बन सका। लेकिन अगर उसी परिमेय संख्याओं के समुच्चय में से मैं जीरो को हटा करके अगर बात करूं, तो स्टार, मतलब इसको अलग तरीके से एक सिंबल दिया गया, इसका मतलब क्या है कि अशून्य परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अशून्य मतलब जो शून्य से हट करें, तो शून्य से हटकर कौन होंगी? शून्य को छोड़कर सभी होंगी, और ये बाकायदा बिंदास एक ग्रुप बनेगा। ठीक है, फिर वैसे ही ये ग्रुप बनेगा, ये ग्रुप नहीं बनेगा क्योंकि प्रोडक्ट आ गया, तो वैसे जीरो के कारण काम अटक जाएगा। लेकिन अगर जीरो हटा दें तो जो बचा हुआ जो सेट है, जीरो को छोड़ के बाकी सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो ये फिर से ग्रुप बनाएगा। ठीक है, जेड माइनस, अब बताइए ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा? तो हम आपको बतलाना चाहता हूं कि ये एक ग्रुप नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो आप कहेंगे कैसे नहीं बनेगा भैया, इंटीजर्स है, प्लस माइनस दोनों होते हैं, क्लोजर वाला एक्सिम तो चलो हो गया, ओके हो जाएगा। आप अटकेंगे कहाँ? आप अटकेंगे एसोसिएटिव एक्सिम में। क्यों क्यों अटकेंगे एसोसिएटिव एक्सिम में? बताइए जरा, सोचिए 5 सेकंड के लिए सोचिए, क्यों अटकेंगे? क्यों अटकेंगे हम आपको बतलाएं। चलिए आप कोई भी 3 इंटीजर लीजिए, मान लो मैं लिया 5, 8, 7। अब आप इन दोनों के बीच माइनस लगा के बाद में इसके साथ माइनस करना, और ऐसे माइनस करना। देखो ऐसे है नहीं, हमको एसोसिएटिव लॉ यही सिखाता है कि ब्रैकेट का इन दोनों के बीच लगाओ, फिर उन दोनों के बीच लगाओ, मान सेम आना चाहिए। चलो चेक करते हैं, 5 में 8 गया -3, -3 -7 -10 हो जाएगा। लेकिन उधर तो सोचो, ब्रैकेट अगर इन दोनों के बजाय इन दोनों के बीच लग जाए तो 8 में 7 गया 1 और 5 में गया 4, क्या -10 और 4 बराबर होते हैं? नहीं सर, एसोसिएटिव लॉ गड़बड़ा गया, ये ग्रुप नहीं है। ठीक है, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, m क्रॉस n क्रम के सभी अवयवों का समुच्चय योग क्रिया यानी कि एडिशन के सापेक्ष एक ग्रुप बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये आपका काम है, आप चेक करके मुझे कमेंट में बताइएगा। आपके कमेंट्स आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये मैंने जो अभी आज का वीडियो बनाया है, ये मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि आप वीडियो बनाइए। मुझे असल में अच्छा फीडबैक चाहिए मेरे वीडियोस से। अगर आपको फ़ायदा होता है तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताया करें। मैं बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित होकर आगे के बहुत
पूरे सारे वीडियो बनाऊंगा और आपको एक से बढ़कर एक कंसेप्ट समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। जितना भी मैंने अब तक जो सीखा है वो सब आपको समझाऊंगा। बस आप अच्छे से रिस्पॉन्स करें, अच्छे से फीडबैक दें, कमेंट्स करें, बिल्कुल बिंदास शेयर करें सब। और तो फिर आप देखिए, मैं आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे करके जितना मुझसे बन सकता है वो मैं आपको पूरा बतलाऊंगा, ठीक है। ये क्या है भैया? इकाई के घनमूलों का समुच्चय, ठीक है। इकाई के घनमूल है ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये भी मल्टीप्लिकेशन के सापेक्ष एक ग्रुप बनाता है। और ये इकाई के चतुर्थ मूलों का समुच्चय, ये भी गुणन संक्रिया के सापेक्ष एक ग्रुप बनाता है, ये भी है ग्रुप, ये भी ग्रुप। ये सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर्स, ठीक है, गॉसियन पूर्णांकों का समुच्चय। जेड आई किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है? ए प्लस आई बी, जहां ए और बी पूर्णांक है। ये भी प्लस संक्रिया के सापेक्ष एक ग्रुप है। चेक कीजिएगा, मैं तो कह रहा हूं है, आप खुद चेक करना है कि नहीं है। कहीं अगर नहीं हुआ तो आप मुझे बताना कि सर ये वाला नहीं है, आपने हाँ बोल दिया। कौन सा नहीं है आप चेक करो, मैं तो कह रहा हूँ है, आप चेक कीजिएगा खुद, मेरे ऊपर विश्वास नहीं कीजिएगा, आप खुद चेक करना भैया। तो ये समस्त उदाहरण थे। अब इनमें से एक बात बच गई, इनमें से कौन कौन से अबेलियन है और कौन कौन से अबेलियन नहीं है, ये बात किया। चलो मैं आपको एक हिंट देता हूँ, इसमें से बहुत सारे अबेलियन है, हो सकता है पूरे अबेलियन हो, लेकिन जो अबेलियन नहीं है, अनअबेलियन, जिसको हम नॉन अबेलियन बोल रहे हैं, उनकी संख्या अगर होगी मान लो इसमें तो बहुत कम होगी। हो सकता है एक भी ऐसा न हो जो कि अबेलियन न हो, फिर भी मुझे नहीं पता। आप लोग चेक कीजिए और बताइए इनमें से कौन कौन से अबेलियन नहीं हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आप, तो आपके लिए कुल मिला के 2 क्वेश्चन, ठीक है। पहले तो आपको चेक करना है कि इसमें से कौन कौन से अबेलियन नहीं है या सारे हैं। जो भी बात सच हो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक कौन सा क्वेश्चन दिया था मैं आपको, और एक ये वाला, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n अंडर रजिस्ट्रेशन, ये ग्रुप है कि नहीं, इसको चेक करके बताइए ये है कि नहीं, बिल्कुल चेक कीजिए। तो ये समस्त उदाहरण आपके बहुत काम आएंगे, आप इनको हमेशा ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो में हम ग्रुप की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को समझेंगे, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत 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 जरूरी है आपके लिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से। कौन सी परीक्षा की बात मैं कर रहा हूँ? देखिए नेट के लिए तो ये बहुत यूजफुल है ही, लेकिन अभी हमारे सामने है सीजी सेट 2024 का जो एग्ज़ाम है वो अभी हमारे सामने है। और मैं उसके लिए आपको बतलाना चाह रहा हूँ कि गणित का पेपर, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, 2.25 घंटे का पेपर है। तो उस रणनीति के हिसाब से हमें तैयारी करनी होगी, और वो क्या रणनीति होनी चाहिए, ठीक है, अभी इसमें बताऊंगा। तो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ, आप उस वीडियो को जरूर देखिए कि रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे क्वेश्चंस पर हमको ध्यान देना है, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। ये सब कुछ मैंने जो उस वीडियो में बतलाया है वो बतलाया आपके एग्जाम में आपको कितने घंटे मिल रहे हैं, कितना समय आपको मिल रहा है, उस समय के दौरान आपको कितने सवाल हल करने हैं। तो उन सब बातों पर चर्चा करते हुए एक जबरदस्त रणनीति तैयार की गई है। आप उस वीडियो को जरूर देखें, आपको बहुत मजा आएगा, आपका पूरा माइंड और पूरी दिशा क्लियर हो जाएगी कि आपको करना क्या है। तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।